हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इनवेरियंस ऑफ लाग्रांज इक्वेशन अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लाग्रांज इक्वेशंस को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो हैं वो कंसिडर करने होंगे। ये है हमारे पास पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हमने नाम दिया है एस फ्रेम। इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड और इसका ओरिजिन है ओ। दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। जब हमारे पास टाइम t इक्वल टू 0 था, तब ये दोनों फ्रेम जो हैं वो आपस में कंसाइड कर रहे थे, मींस इनके ओरिजिन जो हैं वो O एंड O प्राइम आपस में कंसाइड कर रहे थे। हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स S फ्रेम जो है वो रेस्ट में रहेगा और S प्राइम फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v0 वेक्टर के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम यहाँ पर एक मूविंग पार्टिकल कंसिडर करेंगे। ये है हमारे पास मूविंग पार्टिकल और किसी समय पर इसकी पोजीशन को हम मान लेते हैं P है। इस P पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर होगा फ्रेम S के रिस्पेक्ट में वो होगा हमारे पास R वेक्टर, और O प्राइम मींस एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हम मान लेते हैं आर प्राइम वेक्टर। ये है हमारे पास एस फ्रेम का ओरिजिन ओ प्राइम। तो स्टूडेंट्स, टी टाइम में ये फ्रेम जो है एस प्राइम फ्रेम जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है, कितनी वेलोसिटी के साथ ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, v0 वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है और टाइम हमने लिया है t। तो t टाइम में s प्राइम फ्रेम जो है वो v0t डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, मींस ये जो डिस्टेंस होगा t टाइम के बाद वो होगा हमारे पास v0t। ये है हमारे पास v0t। यहाँ से लेके इन दोनों ओरिजिन्स के बीच का डिस्टेंस जो है t टाइम के बाद वो इतना होगा। तो स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो है हमारे पास v, और इस एस प्राइम फ्रेम मींस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी है v प्राइम। हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स इस पार्टिकल का जो लाग्रांजियन होगा एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो होगा L, और एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में लाग्रांजियन होगा इसका L प्राइम। लाग्रांजियन जो होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों फ्रेम्स के रिस्पेक्ट में जो लाग्रांजियन होंगे L एंड L प्राइम वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो दोनों फ्रेम्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हमारे पास हाफ mv²। वेलोसिटी जो है पार्टिकल की दोनों फ्रेम्स के रिस्पेक्ट में वो अलग अलग है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी तो इनके लाग्रांजियन भी जो है वो डिफरेंट होंगे। देखिए, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो हमारी लाग्रांज इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी डी बाई डी टी करली एल बाई करली क्यू के डॉट माइनस करली एल बाई करली क्यू के। दिस इज द लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रेम एस। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या शो करना है कि जो लाग्रांज इक्वेशन है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट रहती है। मींस ये जो फॉर्म है लाग्रांज इक्वेशन की वो एस प्राइम फ्रेम के लिए भी सेम रहनी चाहिए। एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो हमारा लाग्रांजियन है पार्टिकल का वो L प्राइम है। तो अगर हमारी जो लाग्रांज इक्वेशन है वो इनवेरिएंट रह रही है एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है डी बाई डी टी करली L प्राइम बाय करली क्यू के डॉट
माइनस करली एल प्राइम बाय करली क्यू के, ये भी आपको इक्वल टू 0 देगा। तब हम कहेंगे कि जो हमारी लाग्रांज इक्वेशंस होती हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ हम कैसे प्रूव करेंगे वो सब कुछ आज की इस वीडियो में देखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है, डायग्राम तो आप एग्जाम में ये बना के आएंगे, इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। Let us consider two inertial frame of references S and S prime having Cartesian coordinate axes as x, y, z and x prime, y prime, z prime and origin O and O prime respectively। तो सबसे पहले हम दो inertial frame of references consider करेंगे। ये है हमारा पहला inertial frame S frame और ये है हमारा दूसरा inertial frame S dash frame। एस फ्रेम की जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो एक्स वाई जेड है और इसका ओरिजिन ओ है। एस प्राइम फ्रेम की जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो है एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम और इसका ओरिजिन है ओ प्राइम। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो वैलिड होते हैं और एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो या तो रेस्ट में होता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एट टाइम t इक्वल टू 0 बोथ द फ्रेम्स आर एट रेस्ट सो दैट their origins O and O dash coincides with each other। टाइम t इक्वल टू 0 पर मींस इनिशियली दोनों फ्रेम जो है वो रेस्ट में थे और दोनों के ओरिजिन्स जो है O and O प्राइम वो कंसाइड कर रहे थे। नाउ लेट फ्रेम S प्राइम स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v0 वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो S फ्रेम था वो तो रेस्ट में रहेगा जबकि S प्राइम फ्रेम जो है वो v0 वेक्टर वेलोसिटी के साथ जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है उसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव करना शुरू करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट में है। कंसीडर अ मूविंग पार्टिकल एट पॉइंट पी। हम यहाँ पर एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे जो कि मूव कर रहा होगा और इसकी जो पोजीशन होगी किसी भी टाइम पर वो हमने पी मान ली। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ इन फ्रेम एस आर एक्स वाई जेड टी। पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो होंगे हमारे पास एक्स वाई जेड एंड टी और इसी पॉइंट के एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम एंड टी प्राइम। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके आगे की थ्योरी हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि मूविंग पार्टिकल के पी पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम वो होंगे हमारे पास एक्स वाई जेड एंड टी एंड एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल के पी पॉइंट पर स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, टी प्राइम। अब इन स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशनशिप होता है, मींस एक्स एंड एक्स प्राइम कैसे रिलेटेड होंगे, वाई एंड वाई प्राइम कैसे रिलेटेड होंगे, जेड एंड जेड प्राइम में क्या रिलेशन होगा, टी एंड टी प्राइम में क्या रिलेशन होगा। ये रिलेशंस हमें देती हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस। वो हमें क्या कहती हैं, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हमारा एक्स प्राइम होगा वो किसके बराबर होता है, वो इक्वल टू होता है हमारे पास एक्स माइनस v0 t। v0 वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसके साथ s प्राइम फ्रेम जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू s फ्रेम और y प्राइम जो है वो किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है, z प्राइम जो है वो z के बराबर होता है और t प्राइम जो है वो t के बराबर होता है। तो ये रिलेशनशिप होगा इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। लेट r वेक्टर एंड r प्राइम वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट p इन फ्रेम s एंड s प्राइम रिस्पेक्टिवली। हम मान लेते हैं कि p पॉइंट का इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में s फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो r वेक्टर है और s प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में p पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो r प्राइम वेक्टर है। जो पोजीशन वेक्टर होता है वो पॉइंट और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस हमें बताता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो मींस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो r वेक्टर होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो r प्राइम वेक्टर होगा। यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल o प्राइम p वी गेट। तो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ये है हमारे पास r वेक्टर, इसका एरो आप इधर लगाएंगे, ये है हमारे पास r प्राइम वेक्टर और ये है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ओरिजिन्स v0t जिसको हम v वेक्टर 0t लिखेंगे और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। तो अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा o प्राइम प्लस o प्राइम p, o प्राइम प्लस o प्राइम p
यहाँ लिखते हैं ऐसे ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम पी इज इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल जो कि है हमारे पास ओ पी वैक्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ओ प्राइम की वैल्यू पुट करते हैं। ओ प्राइम की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास V0 वेक्टर टी। ओ प्राइम ओ डैश पी की वैल्यू कितनी है, ओ प्राइम पी की वैल्यू है हमारे पास आर प्राइम वेक्टर। तो यहाँ पर आ जाएगा आर प्राइम वेक्टर, यहाँ भी आप वेक्टर लगाएंगे इस तरह से वेक्टर जरूर लगाएंगे। ओपी कितना है हमारे पास, ओपी है हमारे पास आर वेक्टर। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी, आर वेक्टर माइनस V0 वेक्टर टी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको मिलेगा डी आर प्राइम वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाय डी टी माइनस डी बाय डी टी ऑफ V0 t। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, डी आर प्राइम वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाय डी टी माइनस डी बाय डी टी V0 वेक्टर टी। V0 वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि ये फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट वेलोसिटी V0 वेक्टर। तो V0 वेक्टर यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसे हम डेरिवेटिव में से बाहर ले सकते हैं। तो ये काम आप इसी स्टेप में कर देंगे, यहाँ से उठा के V0 वेक्टर को यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास सिंपली टी, जिसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं dt बाय dt, और dt से dt जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा डी आर प्राइम वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाय dt माइनस V0 वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी होता है बाय डेफिनेशन वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मींस डी आर वेक्टर बाय dt को हम वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। तो डी आर प्राइम वेक्टर बाय dt क्या बन जाएगा, आर प्राइम वेक्टर क्या है, इस मूविंग पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ प्राइम ऑफ फ्रेम एस प्राइम। तो डी आर प्राइम वेक्टर बाय dt क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम, जिसको हम डिनोट करेंगे V प्राइम वेक्टर से। तो डी आर प्राइम वेक्टर बाय dt की जगह हम लिख देंगे V प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाय dt क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू S प्राइम को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि R वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O ऑफ फ्रेम S। तो स्टूडेंट्स डी आर वेक्टर बाय dt की जगह हम V लिख सकते हैं, V वेक्टर, और साथ में हमारे पास माइनस V0 वेक्टर, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा वेयर V प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू डी आर प्राइम वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P इन फ्रेम S प्राइम। V प्राइम है हमारे पास डी आर प्राइम वेक्टर बाय dt जो कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है P पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S प्राइम। इसी तरह से V वेक्टर जो होगा वो डी आर वेक्टर बाय dt के बराबर होगा, जो कि होगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P इन फ्रेम S। तो स्टूडेंट्स लेट L एंड L प्राइम बी द लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल इन फ्रेम S एंड S प्राइम रिस्पेक्टिवली। हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स इस P पॉइंट पर जो पार्टिकल का लैग्रेंजियन होगा S फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो L होगा और S प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो होगा L प्राइम। तो L किसके बराबर होगा हमारे पास, आप जानते हैं जो L होता है लैग्रेंजियन होता है वो होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी S फ्रेम के रिस्पेक्ट में, वो होगी हाफ m इंटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। वो कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास V। तो यहाँ पर आ जाएगा V² माइनस पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल V से डिनोट कर देते हैं। इसी तरह से जो हमारा L प्राइम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन फ्रेम S प्राइम। वो कितनी होगी हमारे पास, हाफ m। वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की S प्राइम फ्रेम में, वो है V प्राइम। तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी V। इसे हम दे देंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3। तो इसके आगे का पार्ट हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने L प्राइम की वैल्यू लिखी थी हाफ m V प्राइम स्क्वायर माइनस V। इस V प्राइम स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं A वेक्टर डॉट A वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं A स्क्वायर, जहां पर A है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो इसी तरह से हम V प्राइम स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं L प्राइम इज इक्वल टू हाफ m V प्राइम वेक्टर डॉट V प्राइम वेक्टर
माइनस वी प्राइम वेक्टर डॉट वी प्राइम वेक्टर करके आपको वी प्राइम का स्क्वायर मिलेगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, जहां पर वी प्राइम जो है वो वी प्राइम वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। हम यहाँ पर वी प्राइम वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। एक्चुअली जो हमने एल की वैल्यू निकाली थी लास्ट सेक्शन में हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी, इसको हमने थर्ड इक्वेशन दिया था, ये थर्ड इक्वेशन नहीं, ये सेकंड इक्वेशन थी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा पिछले सेक्शन में। तो वी प्राइम वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आई हुई है वी वेक्टर माइनस वी जीरो वेक्टर फर्स्ट इक्वेशन में, तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 इन राइट हैंड साइड ऑफ 3 वी गेट, तो आपको मिलेगा एल प्राइम इज इक्वल टू हाफ एम। इस वी प्राइम वेक्टर की जगह आप लिखेंगे वी वेक्टर माइनस वी जीरो वेक्टर, साथ में है डॉट, और यहां पर भी आप वी प्राइम वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है वी वेक्टर डॉट वी जीरो वेक्टर। माइनस वी जो है वो ऐसे ही रहेगा, माइनस वी जो है वो आपने कैपिटल लेना है जो कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है, और वेलोसिटी को आपने स्मॉल वी से डिनोट करना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, पहले वी वेक्टर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, उसके बाद इसको इससे करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस वी वेक्टर डॉट वी जीरो वेक्टर, इसको इससे करेंगे तो आपको मिलेगा वी जीरो वेक्टर डॉट वी वेक्टर, इसको इससे करेंगे तो आपको मिलेगा वी जीरो वेक्टर और साथ में माइनस वी जो है वो हमारे पास ऐसे रहेगा, वो माइनस वी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया हमने। तो स्टूडेंट्स अब देखिए वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है ए स्क्वायर, तो वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर को हम लिख देंगे वी स्क्वायर माइनस वी वेक्टर डॉट वी जीरो वेक्टर ऐसे रहेगा। डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो वी जीरो वेक्टर डॉट वी वेक्टर को हम वी वेक्टर डॉट वी जीरो वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और वी जीरो वेक्टर माइनस वी जीरो वेक्टर को हम लिख देंगे वी जीरो स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, उसके बाद है माइनस वी ऐसे ही रहेगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 2 वी वेक्टर डॉट वी जीरो वेक्टर प्लस वी जीरो स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस वी ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हाफ एम को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम 2 वी वेक्टर डॉट वी जीरो वेक्टर प्लस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर माइनस वी, तो हाफ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिंपली यहाँ पर ये हाफ हटा देता हूँ यहाँ से मैं और ये 2 हटा देता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास सिंपली एम वी वेक्टर डॉट वी जीरो वेक्टर रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, हाफ एम वी स्क्वायर के साथ आपने माइनस वी को अलग से लिख देना है, इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए इस तरह से, और फिर आप लिख दीजिए हाफ एम वी जीरो स्क्वायर और इसको माइनस एम वी वेक्टर डॉट वी जीरो वेक्टर को सबसे लास्ट में लिख दीजिए, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी किसके बराबर है, एल के बराबर है, तो इस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी की जगह हम एल पुट करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 इन 4 वी गेट। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एल प्राइम आ जाएगा, इसकी वैल्यू है हमारे पास एल, तो यहाँ पर आप एल लिख देंगे, उसके बाद प्लस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस एम वी वेक्टर डॉट वी जीरो वेक्टर ऐसे रहेगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके बाद थोड़ा सा काम और बचा है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने एल प्राइम को यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया था, एल प्लस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर माइनस एम वी वेक्टर डॉट वी जीरो वेक्टर, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर के साथ dt बाई dt लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि dt बाई dt जो है वो 1 होता है। उसके बाद इस v वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं dr वेक्टर बाई dt, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो v वेक्टर था वो dr वेक्टर बाई dt के बराबर था, तो ये हमने ऐसे कर दिया। अब देखिए हाफ कांस्टेंट है, मास ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट है, v जीरो कांस्टेंट है, तो इस पूरी कांस्टेंट टर्म को हम डेरिवेटिव के अंदर ले जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा l प्राइम इज इक्वल टू l प्लस डी बाई डी टी, इस पूरे हाफ एम वी जीरो स्क्वायर को हम डेरिवेटिव के अंदर ले गए, हाफ एम वी जीरो स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, t हमारा ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से हमारा m कांस्टेंट है, v जीरो वेक्टर कांस्टेंट है, इन दोनों को हम डेरिवेटिव के अंदर ले जा सकते हैं, तो आप लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी, m को अंदर ले गए m r वेक्टर डॉट v वेक्टर ऐसे ही रहेगा हमारे पास। तो इन दोनों टर्म्स में से हम d बाई डी टी जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो आप लिखेंगे l प्राइम इज इक्वल टू l प्लस डी बाई डी टी हाफ एम वी जीरो स्क्वायर टी माइनस एम आर वेक्टर डॉट वी जीरो वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको टर्म दिखाई दे रही है यहाँ पर ध्यान से देखिए, m कांस्टेंट है, v जीरो कांस्टेंट है, v जीरो वेक्टर कांस्टेंट है,
चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर टी चेंज होगा और आर वेक्टर चेंज होगा। तो ये जो ब्रैकेटेड टर्म है ये फंक्शन है किस किस का, आर वेक्टर का और टी का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल वेक्टर इज इक्वल टू एल प्लस डी बाई डी टी फंक्शन ऑफ आर वेक्टर मीन्स पोजिशन वेक्टर एंड टी, या एफ आर वेक्टर टी को हम सिंपली एफ भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एफ बाय डी टी। तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि एफ वेक्टर क्या है। एफ वेक्टर हमारे पास फंक्शन ऑफ आर वेक्टर एंड टी जो कि इक्वल टू होगा हमारे पास हाफ एम वी जीरो स्क्वायर टी माइनस एम आर स्क्वायर, एम आर वेक्टर है यहाँ पर, साथ में है v जीरो वेक्टर इज कॉल्ड गॉस फंक्शन फॉर द लैग्रेंजियन। इसे हम बोलते हैं गॉस फंक्शन फॉर द लैग्रेंजियन। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था कि लैग्रांज इक्वेशन इज इनवेरिएंट अंडर गॉस ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, उसका लैग्रेंजियन L है और ये लैग्रेंजियन जो है वो लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस डी बाई डी टी करली एल बाई करली क्यू के डॉट माइनस करली एल बाई करली क्यू के आपको इक्वल टू 0 देगा। तो अगर हम इस लैग्रेंजियन में हल्का सा मॉडिफिकेशन करते हैं, और वो मॉडिफिकेशन आपको कैसे करना है, इस L में एक टर्म ऐड करनी है, वो टर्म होगी हमारे पास डी एफ बाई डी टी। तो L में ओल्ड लैग्रेंजियन में अगर आप ये टर्म ऐड करते हैं तो आपको एक नया लैग्रेंजियन मिलेगा, और F जो है यहाँ पर इस फॉर्म का होगा फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स। ये फंक्शन जो है वो पोजीशन एंड टाइम वेरिएबल्स का फंक्शन होना चाहिए। तो उस केस में ये जो हमारा न्यू लैग्रेंजियन होगा ये भी जो लैग्रांज इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, मींस डी बाई डी टी जो है वो करली एल प्राइम बाय करली क्यू के डॉट माइनस करली एल प्राइम बाय करली क्यू के, ये भी हमें इक्वल टू 0 देगा। तो एल भी लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस ये इक्वल टू 0 मिल रहा है, और एल प्राइम भी जो है वो लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस ये टर्म जो है वो इक्वल टू 0 आ रही है। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो हमारा ओल्ड लैग्रेंजियन है एल और जो हमारा न्यू लैग्रेंजियन है एल प्राइम, वो दोनों इस तरह से रिलेटेड होने चाहिए, एल प्राइम इज इक्वल टू एल प्लस डी एफ बाई डी टी। और ये जो हमने फंक्शन लेना है आप यहाँ पर, वो फंक्शन जो है हर हालत में पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हम करते गए करते 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 सॉल्व, एल प्राइम जो है वो एल प्लस डी एफ बाई डी टी के बराबर ले आए, और हमने यहाँ पर देख लिया कि जो एफ वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर एंड टाइम का फंक्शन है। तो इससे ये अंदाजा लग गया हमें, इससे ये हमें पता लग गया, क्योंकि हमें पता है कि जो लैग्रांज इक्वेशन होती है वो गेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट होती है। तो एल प्राइम जो है वो लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वी नो दैट Lagrange equation is invariant under Gauss transformations, means d by dt जो है वो करली एल प्राइम बाय करली क्यू के डॉट माइनस करली एल बाय करली क्यू के, ये इक्वल टू आपको 0 देगा। मींस एल प्राइम जो है वो लैग्रांज इक्वेशन को कब सेटिस्फाई करेगा, जब हमारे पास एफ जो है वो पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होगा, और जो हमारा एल प्राइम होगा वो ओल्ड लैग्रेंजियन से इस तरह से रिलेटेड होना चाहिए, तब जाके ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो ये जो थी, ये थी लैग्रांज इक्वेशन फॉर एस प्राइम फ्रेम। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि जो लैग्रांज इक्वेशन होती है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर भी इनवेरिएंट होती है, क्योंकि इसको हमने इक्वल टू 0 दिखा दिया है। Thus Lagrange equation is invariant under Galilean transformation। तो आपको इस टॉपिक में करना क्या था, L प्राइम को बेसिकली इसके बराबर लेके आना था। अगर L प्राइम को आप इसके बराबर ले आते हैं, जहां पर F जो है वो पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होगा, तो गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस इनवेरिएंट्स के अकॉर्डिंग जो Lagrange इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी, डी बाई डी टी करली एल प्राइम बाय करली क्यू के डॉट माइनस करली एल प्राइम बाय करली क्यू के इक्वल टू 0 बनेगी। तो इससे ये हमें पता लग गया कि जो Lagrange इक्वेशन होती है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट होती है, क्योंकि ये है हमारे पास Lagrange इक्वेशन की फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।